आज हम क्लास 11th का चैप्टर 8 पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम सेल है। सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। ये चैप्टर हम सबसे पहले क्यों शुरू कर रहे हैं, पहले मैं ये आपको बता देता हूँ। सेल जो है वो बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है। सेल के बिना लाइफ पॉसिबल नहीं है। सेल एक ऐसा चैप्टर है जिसके पढ़ने के बाद आपके बाकी वाले चैप्टर जब आप पढ़ोगे वो बहुत ईजिली समझ आएंगे। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, सेल में से कम 3 या 4 क्वेश्चन नीट में ज़रूर आते हैं, इसलिए हम प्रायोरिटी वाइज पढ़ने जा रहे हैं। हमारी लिस्ट ऐसे ही होगी, जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो हम सबसे पहले पढ़ेंगे और 11th पहले कवर करेंगे। क्लास 11th के सारे चैप्टर्स पहले कवर करेंगे। इस चैप्टर में आपको 5 हेडिंग्स में ये चैप्टर पढ़ना है। सबसे पहले सेल है क्या चीज़, उसके बाद में सेल जब डिस्कवर हुआ उसके बारे में क्या क्या थ्योरीज दी गई वो पढ़ेंगे। उसके बाद हम सेल का ओवरव्यू लेंगे कि ऑल ओवर सेल का स्ट्रक्चर क्या है। फिर हम पढ़ेंगे सेल 2 किस्म के होते हैं। ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स, वो 2 टाइप के सेल्स उसमें पाए जाते हैं और उसके बेस पे हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई करते हैं। वो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक होते हैं। तो हम ये 5 चीज़ें हेडिंग दिमाग में बिठा के पढ़ेंगे और हम इन्हीं 5 की हेडिंग को दिमाग में रख के एक एक लाइन को हम यहाँ पे डिकोड करेंगे कि कहाँ से क्या क्वेश्चन आ सकता है और अपने कंसेप्ट्स जो हैं, बेसिक्स जो हैं वो बिल्ड करेंगे। ज़्यादा वक्त ना लेते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपको ये वाला पार्ट जो है वो बहुत ही ऐसे लग रहा होगा कि ये अनइम्पॉर्टेंट है, लेकिन यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। यहाँ से क्वेश्चन आने के 100% चांस हैं। आप एनसीईआरटी की किसी भी लाइन को इग्नोर नहीं कर सकते हैं, इसलिए हम यहीं से शुरुआत करेंगे। तो क्या लिखा हुआ है, व्हेन यू लुक अराउंड यू सी बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स, यू मस्ट हैव वंडर्ड एंड आस्क योरसेल्फ व्हाट इज इट दैट मेक्स एन ऑर्गेनिज्म लिविंग, और व्हाट इज इट दैट एन इनएनिमेट थिंग्स डज नॉट हैव विच अ लिविंग थिंग हैज़। The answer to this is the presence of basic unit of life, the cell in all living organisms. यहाँ पे आपको ये सोचने पे मजबूर किया जा रहा है कि जब आप आसपास देखते हो आपको बहुत किस्म की चीज़ें दिखती हैं, या तो वो लिविंग होगी या वो नॉन लिविंग होगी। सिंपल। अब आपको ये चीज़ें देख के हैरानी होनी चाहिए और अपने आप को एक क्वेश्चन करना चाहिए आपको कि ये चीज़ें किससे बनी हुई हैं। अगर ये लिविंग है, अगर ये लिविंग चीज़ें हैं, आखिर किसी न किसी चीज़ से तो बनी होंगी। क्या चीज़ें इनमें पाई जाती हैं और क्या चीज़ें इनमें नहीं पाई जाती। तो इस चीज़ का सिंपल सा आंसर जो है वो ये है कि इसमें एक बुनियादी यूनिट पाया जाता है, बेसिक यूनिट पाया जाता है ज़िंदगी का, जिसका नाम जो है वो सेल है। तो यही हमारा चैप्टर है। सबसे पहले आपको फोकस कराया गया कि आप आसपास देखें कि ये लिविंग है, नॉन लिविंग है, किस चीज़ से ये चीज़ें बनी हुई हैं। तो उस चीज़ का आंसर ये है कि सबसे पहले जो है वो सेल आया, यानी कि सेल ही एक बुनियादी यूनिट है ज़िंदगी का। एक ऑर्गेनिज्म को बनाने के लिए सबसे बेसिक नीड जो होती है वो सेल की होती है। उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। ऑल ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स। अब ये बता रहे हैं कि जिंदा रहने वाली चीज़ें जो है वो सेल से बनी होती हैं। सम आर कंपोज्ड ऑफ सिंगल सेल्स एंड दे आर कॉल्ड एज यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, वाइल अदर लाइक अस, जैसे हमारी तरह है, वो किसके बने होते हैं, बहुत सारे सेल्स के, मैनी सेल्स, एंड दे आर कॉल्ड एज मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। अब ऑर्गेनिजम्स दुनिया में 2 किस्म के होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सेल। एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स और दूसरा मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। अब यूनी मीन्स होता है 1, मल्टी मीन्स होता है एक से ज़्यादा। इसीलिए जो ऑर्गेनिजम्स में एक ही सेल पाया जाता है उसको हम बोलेंगे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, और जिन ऑर्गेनिजम्स में बहुत सारे सेल्स पाए जाते हैं, यानी कि ये एक सेल है, अब इससे वो ऑर्गेनिज्म बना, उसमें लाइफ आई, तो इसको बोलेंगे हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। अब बहुत सारे सेल्स हैं वो मिलके लाइफ बना रहे हैं, बहुत सारे सेल्स किसी ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट हैं, तो उसको हम बोलेंगे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। कोई बड़ी बात नहीं, ये था हमारा चैप्टर का ओवरव्यू। अब हम बात करेंगे व्हाट इज़ सेल। पहली हेडिंग है हमारी, सेल होता क्या है। ठीक है जी, सेल हमें ये भी पता चल चुका है कि सेल एक बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ होता है, कि लाइफ बिना सेल के पॉसिबल नहीं है। ठीक है जी, इतना हम पता चल चुका है। अब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स आर कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस एंड दे परफॉर्म द एसेंशियल फंक्शंस ऑफ लाइफ। Anything less than a complete structure of cell does not ensure independent living. Hence, cell is the fundamental, structural and functional unit of life of all living organisms.
तो बताने का मतलब यह है कि जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं वो भी इंडिपेंडेंटली भी एग्जिस्ट कर सकते हैं और अपने सारे एसेंशियल काम ज़िंदगी के फंक्शंस जो हैं, जैसे कि रेस्पिरेशन होगी, सर्कुलेशन हो गया, एक्सक्रीशन हो गया, डाइजेशन हो गया, और जितने भी प्रोसेसेस एक ज़िंदा रहने के लिए किसी चीज़ को चाहिए होते हैं, ये खुद ब खुद कर सकते हैं बिना किसी पर डिपेंड होने के। अब एनीथिंग लेस देन अ कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ सेल डज नॉट इंश्योर इंडिपेंडेंट लिविंग। अगर सेल का स्ट्रक्चर में कोई भी चीज़ कम है, किसी भी चीज़ की कमी है, तो वो वाला ऑर्गेनिज्म इंडिपेंडेंटली लिव नहीं कर सकता। इसीलिए दैट इज़ वाई सेल इज़ द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है जी। तो आपको कोई पूछे कि सेल ही क्यों? क्योंकि सेल के स्ट्रक्चर में अगर कमी पेशी आएगी तो कोई चीज़ इंडिपेंडेंट नहीं रह सकती। इसलिए सेल जो है वो बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है। फंडामेंटल, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल, बेसिक, फंडामेंटल, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल ऑर्गेनिजम्स, दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ सेल। देखें जी, सेल का तो बारे में हमें पता चल गया, लेकिन सेल आया कहाँ से? हमें कैसे पता कि सेल नाम की कोई चीज़ होती है? तो एक बंदे थे, एक साहब थे जिनका नाम था एंटोन वॉन लीeuwenhoek। इन्होंने सबसे पहले सेल को देखा, इन्होंने सबसे पहले सेल को डिस्क्राइब किया, और वह सेल कैसा था? वो था लाइव सेल, यानी कि जिंदा सेल। ठीक है जी। जिंदा सेल को इन्होंने सबसे पहले देखा। कौन से साइंटिस्ट थे? लीeuwenhoek, एल्फर लाइव एल्फर लीeuwenhoek। तो आप यहाँ से ये याद रख सकते हैं। अब दूसरे बंदे थे, उन्होंने सेल के अंदर देखा। सेल के अंदर एक चीज़ होती है न्यूक्लियस, वो हम आगे चल के पढ़ेंगे ये चीज़ें क्या होती हैं। ठीक है जी। उस न्यूक्लियस को एक बंदे ने देखा, उस बंदे का नाम था रॉबर्ट ब्राउन। उसके बाद द इन्वेंशन ऑफ माइक्रोस्कोप एंड इट्स इम्प्रूवमेंट लीडिंग टू द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप रिवील्ड ऑल स्ट्रक्चरल डिटेल ऑफ सेल। जो हम आगे पढ़ेंगे डिटेल स्ट्रक्चर सेल का, ये हमें आज पता कैसे चल रहा है? ये चीज़ें ये हमें पता चल रहा है जब माइक्रोस्कोप आई, जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आई, और डिटेल में हम सेल के स्ट्रक्चर को इसकी मदद से पढ़ सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे सेल थ्योरी, सेकंड हेडिंग। सेल थ्योरी यानी कि सेल जब डिस्कवर हुआ, सेल जब दिखा गया, सेल के बारे में स्टडी की गई, तो बहुत सारे बंदों ने क्या किया कि बहुत सारी सेल के बारे में थ्योरीज देना शुरू की गई। क्योंकि शुरू में जब होता है कि कोई चीज़ ये डिस्कवर होती थी तो बहुत सारे बंदों की अलग अलग राय होती थी, अलग अलग ओपिनियंस होती थी, इसीलिए ये थ्योरीज जो है वो एग्जिस्टेंस में आई हैं। 1838 की बात है। मैथियस चिल्ड्रन था एक जर्मन बॉटनिस्ट, बॉटनिस्ट बोलते हैं जो प्लांट की स्टडी में एक्सपर्ट होते हैं। Observed that all plants are composed of different kinds of cells which form tissues of the plant। इस बंदे ने क्या किया, ये बॉटनिस्ट था, इसने पौधे लिए और उसमें क्या देखा, बहुत से किस्म के सेल्स देखे, जो कि फिर फर्दर उसने थोड़ा सा और आगे एक्सप्लेन किया, जो मिल के क्या बनाते थे? टिश्यूज़। ठीक है जी। सबसे छोटा यूनिट क्या है? सेल। जब ये बहुत सारे सेल मिलते हैं तो वो टिश्यूज़ बन जाते हैं। तो इस बंदे ने ये चीज़ देखी थी। ठीक है जी। एट अबाउट द सेम टाइम शॉन ने क्या किया, एक साल बाद, ये जूलॉजिस्ट था, एनिमल स्टडी। जूलॉजिस्ट वो बंदे होते हैं जो एनिमल की स्टडी करते हैं, उस पर एक्सपर्ट होते हैं। ही स्टडी डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल सेल्स। ऑब्वियस सी बात है कि वो वाला बॉटनिस्ट था, उसने प्लांट सेल्स देखे, वो टिश्यूज़ बना रहे थे। ये वाला जूलॉजिस्ट था, इसने एनिमल्स के सेल देखे, एंड रिपोर्टेड दैट सेल्स हैड अ थिन आउटर लेयर विच इज़ टुडे नोन एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, इसने प्लाज्मा मेम्ब्रेन को डिस्कवर किया। ठीक है जी। ये था शॉन ने क्या किया, एनिमल सेल देखे, तो उसने ये रिपोर्ट दी हमें कि एनिमल सेल के बाहर एक पतली सी मेम्ब्रेन होती है, एक पतली सी लेयर होती है, जिसको आज क्या कहा जाता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है जी। ये आ गया हमारा एनिमल सेल, इसके बाहर एक पतली सी लेयर होगी, उसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। ये हमारे शॉन साहब ने डिस्कवर की थी। ठीक है जी। उसने और भी एक काम किया। ही आल्सो कंक्लूडेड बेस्ड ऑन हिज स्टडीज ऑन प्लांट टिश्यूज दैट द प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल इज यूनिक कैरेक्टर ऑफ प्लांट सेल्स। दूसरा काम उसने अब प्लांट्स में भी ये बताया कि उसमें भी एक लेयर होती है जो यूनिक होती है, जो सिर्फ प्लांट सेल में ही होती है, तो वो थी सेल वॉल। इन साहब ने वो बहुत ही ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन दी कि सेल के बाहर, एनिमल सेल के बाहर प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है और प्लांट सेल के बाहर सेल वॉल होती है। और इसमें सेल वॉल की उसने बताया कि ये एक यूनिक कैरेक्टरिस्टिक है प्लांट्स का, ये किसी और चीज़ में नहीं होती, ये एनिमल सेल में नहीं होती। तो सेल वॉल जो है वो प्लांट सेल की एक खासियत है। ऑन द बेस ऑफ दिस, इसके बेस पे शॉन साहब ने प्रपोज किया एक हाइपोथेसिस, एक थ्योरी, that the bodies of animal and plants are composed of cell and products of cells। देखो हम थ्योरीज पढ़ रहे हैं, इसमें हर बंदे की राय होगी
और इस बंदे ने एक और राय दी, एक और हाइपोथेसिस बनाया कि बॉडीज़ ऑफ एनिमल एंड प्लांट्स, जो प्लांट्स होते हैं प्लस एनिमल होते हैं, ये किससे बने हैं? ये सेल्स से बने हैं। ठीक है जी। और दूसरी चीज़, दो चीज़ों से बने हैं। इन्होंने बोला सेल्स और समथिंग, वो वाली चीज़ जो प्रोडक्ट ऑफ सेल्स है। ठीक है, यानी कि टिश्यूज़। जब बहुत सारे सेल्स मिलते हैं तो टिश्यूज़ बनते हैं। तो शान साहब ने तीसरी चीज़ बता दी एक और, एक तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में बताया, एक सेल वॉल के बारे में बताया, और तीसरा इन्होंने बताया कि एनिमल और प्लांट दोनों के बारे में बताया कि दोनों किससे बने होते हैं? सेल के साथ और सेल के प्रोडक्ट्स के साथ। सेल के प्रोडक्ट्स का मतलब क्या हुआ? टिश्यूज़ के साथ, यानी कि सेल से ही बनी हुई चीज़ें हैं, वो मिला जुला के पूरा एक प्लांट या एनिमल बनता है। अब शील्डन और शॉन ने टुगेदर फॉर्मुलेटेड द सेल थ्योरी। अब कुल मिला के आपको क्वेश्चन आ सकता है सेल थ्योरी किसने दी थी? ये भी हो सकता है कि शील्डन लिखा हो वहाँ पे, ये भी हो सकता है शॉन लिखा हो, ये भी हो सकता है बोथ लिखा हो। तो आंसर क्या आएगा? बोथ। किसी एक ने नहीं दी बल्कि बोथ ने दी, यानी कि शील्डन और शॉन ने सेल थ्योरी दी। दिस थ्योरी however did not explain as to how new cells were formed। अब एक और एक्सेप्शन आ गया इस थ्योरी में, वो ये थी कि नए सेल्स कैसे बनते हैं। इसने बता तो दिया कि सेल है, इन्होंने ये नहीं बताया कि सेल बनते कैसे हैं। इन्होंने बता तो दिया सेल बन के टिश्यूज़ बनाते हैं, लेकिन इन्होंने ये एक्सप्लेन नहीं किया हाउ न्यू सेल्स वर फॉर्म्ड। और ये बताने के लिए एक और साहब को मैदान में आना पड़ा, और उनका नाम था रुडोल्फ विर्चो। विर्चो साहब ने 1855 में ये बताया कि सेल जो है वो डिवाइड होते हैं। सेल क्या होते हैं? डिवाइड होते हैं। एंड न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। एक मशहूर एक लाइन बोली जाती है इनके द्वारा, वो ये थी ओमनी सेलुला ई सेलुला। उन्होंने बताया कि सेल डिवाइड भी होते हैं, सेल डिवाइड भी होते हैं, और नए सेल कैसे बनते हैं? पुराने सेलों से। ओमनी सेलुला ई सेलुला ये किसने दिया था? रुडोल्फ विर्चो ने। और इसका मतलब ये होता है कि पिछले सेलों से ही अगले सेल बनते हैं। ठीक है। He modified the hypothesis of Sheldon and Shawn to give the cell theory as final shape. Cell theory as understood today is। अब देखो जी, शील्डन और शॉन दो बंदों ने तो सेल थ्योरी दे दी, लेकिन इस बंदे ने क्या किया? मॉडिफाई। हु मॉडिफाइड द सेल थ्योरी? विर्चो। ठीक है जी। और कुल मिला के फिर लास्ट पे 2 पॉइंट्स हमने सेल थ्योरी को कंक्लूड कर देते हैं। और वो 2 पॉइंट कौन से हैं? ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट्स ऑफ सेल्स। ये भी पढ़ चुके हैं। ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। तो विर्चो ने क्या बताया? ये वाला, ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। शील्डन और शॉन की थ्योरी प्लस विर्चो की थ्योरी, इस पूरी थ्योरी को बोलते हैं सेल थ्योरी। ठीक है जी। तो सेल थ्योरी किसने दी थी? S+S+V। इन तीनों बंदों ने, शील्डन, शॉन एंड विर्चो, ये तीनों ने मिल के सेल थ्योरी दी थी। विर्चो का क्या पॉइंट ऑफ व्यू था, ये भी आपको पता होना चाहिए। शॉन का क्या पॉइंट ऑफ व्यू था, ये भी आपको पता होना चाहिए। और शील्डन का क्या पॉइंट ऑफ व्यू था, ये भी आपको पता होना चाहिए। ये मैं दोबारा आपको नहीं बताऊंगा। वाला पार्ट सेल थ्योरी जो है, ये आप ज़रूर ये वाला पार्ट, ये आप ज़रूर इसको अच्छे से पढ़। जितना भी मैंने आपको पढ़ाया, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये समझ आया होगा।